इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डाइजेशन। ठीक है, हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। डाइजेशन में अल्टीमेट गोल क्या होगा हमारा फाइनली जो हमारा कन्वर्जन होगा वो होना चाहिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में, और जो फैट्स है वो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। तो मान के चलिए ये है आपके पास अल्टीमेट गोल, और इसको आप इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि क्या चीज फाइनली कन्वर्ट होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है, यहाँ से लेकर ये पूरा प्रोसीजर चलते हैं, तब जाके इन तीन चीजों में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले बात आता है डाइजेशन की। तो अगर डाइजेशन को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो कौन है? टीथ। हमारे जो दांत है वो क्या करते हैं कि हमारा जो फूड है उसको सेम टेक्सचर में कन्वर्ट करते हैं और छोटा कर देते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो अलग अलग साइज का होता है। ठीक है, हम लोग रोटी भी खाते हैं, ठीक है, हम लोग मोमोज भी खा रहे हैं, हम लोग दलिया भी खा रहे हैं, हम लोग जूस भी पी रहे हैं, सबका क्या अलग अलग टेक्सचर है। लेकिन जब हम उसे खाते हैं तो उसका सेम टेक्सचर में होना जरूरी है। तो छोटा साइज स्मॉल साइज कर देगा और साथ में सेम टेक्सचर कर देगा। ये कौन करेगा? हमारा टीथ। सेकेंड फंक्शन जो आता है वो आता है सलाइवा का। तो जो सलाइवा है उसका फर्स्ट फंक्शन आप ये देख सकते हैं कि वो खाने को थोड़ा सा वेट करता है, थोड़ा सा गीला कर देता है। क्यों? क्योंकि जो खाना जाने वाला है वो जाने वाला है फूड पाइप से, और जो फूड पाइप है आपका वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, अगर उसमें से कोई भी हार्ड जाएगा, कोई भी चीज ऐसी जाएगी, या अगर आप सूखी रोटी भी सोचो, वो भी अगर आप खा लेते हो कभी कभी, ठीक है, ज्यादा एकदम से चबाते नहीं है उसको और ज्यादा खा लेते हो, तो क्या है, सूखे की वजह से वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा फील होता है। या फिर आप टॉफी चूस रहे हो, चूसते चूसते हंसते हुए या बात करते हुए आपने खा लिया और अभी तक वो मेल्ट नहीं होती, साइज बड़ा है, तो आपको पूरा जाते हुए फील होगी चुपटी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो हमारा ईसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, वो काफी उसकी जो इनर लाइनिंग वो सॉफ्ट होती है। तो इसलिए हमारा सलाइवा वहां पर प्रेजेंट होता है कि फूड को वेट कर देगा, ताकि इजीली जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक तक जा सके। दूसरा फंक्शन जो उसका है वो है आपका सलाइवरी एमाइलेज का। जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, एंजाइम हम लोग बात कर चुके हैं। एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट। ठीक है, जो कुछ ना कुछ स्पीड अप करने में हेल्प करता है। ठीक है, रिएक्शन को होने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आगे सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च हम लोग देख चुके हैं। स्टार्च क्या है? जो भी प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड को अपने फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखते हैं, तो यहाँ पर हो यही रहा है कि कोई प्लांट है उसने स्टार्च बनाया हुआ है, अब हमने उस प्लांट को खा लिया, तो दैट मीन स्टार्च हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब स्टार्च को ब्रेक करना है, एक कॉम्प्लेक्स को हमें सिंपल में ब्रेक करना है, तो स्टार्च को ब्रेक करेंगे हम लोग शुगर में, सो दैट हमारी बॉडी उसे यूज अप कर सके। थर्ड जो फंक्शन हम देखेंगे वो देखेंगे टंग का। जो हमारी मस्कुलर टंग होती है उसके दो फंक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हो गया उसका कि जो भी फूड है उसको सलाइवा के साथ थॉरली मिक्स करना। ठीक है, आपको पता है सलाइवा और फूड को मिक्स करना जरूरी है, सो दैट जो फूड ईसोफेगस से होके जाएगा वो इजीली जा सके। तो फंक्शन यहाँ पर क्या आ रहा है कि सलाइवा को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करना। और जो दूसरा फंक्शन हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो फूड है वो माउथ में रेगुलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जो हिलना है। ठीक है, अगर आपको फूड को इधर से उधर मूव कराना है तो किससे कराएंगे? मस्कुलर टंग से कराएंगे। सो मिक्स फूड एंड सलाइवा थॉरली एंड फूड इज मूव्ड अराउंड द माउथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये कौन सा मूवमेंट होता है? तो पूरे ईसोफेगस से लेकर पूरे ऑल अलोंग द गट ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपके ट्यूब्स हैं उसमें प्रेशर लगता है। ठीक है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन चलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लगता है ऊपर से, रिलैक्स होता है नीचे से, सो दैट फूड क्या है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाता है। जो ये होता है ये आपका, आप बोल सकते हो कि ये एक वॉलंटरी फंक्शन नहीं है, ये एक इनवॉलंटरी फंक्शन है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज खा ली है एंड देन उसके बाद खाना यहाँ पर आ गया एंड आपने अपने मर्जी से यहाँ से वापस ले आए। नहीं, वो इनवॉलंटरी फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके जाएगा। ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम बता के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने गैप्स टाइप की क्रिएट करे हैं, ये क्या है? ये फूड है। अगर ये आप मान लो ईसोफेगस से जा रहा है, तो ईसोफेगस से आ जाए तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन लगेगा और यहाँ से ये चीज रिलैक्स होगी, तो फूड क्या करेगा? नीचे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ये चीज यहाँ रिलैक्स हो जाएगी, फूड थोड़ा और नीचे आएगा। फिर यहाँ पर फिर से कॉन्ट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पर ये चीज रिलैक्स करेगी, लोअर पार्ट रिलैक्स करेगा, तो फूड और नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स। ठीक है, मसल्स होती हैं व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो आपका खाना है वो धीरे धीरे करके आगे जाता रहे, ये उस मूवमेंट में क्या कहते हैं?
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते करते खाना कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। स्टमक के आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत मेन डाइजेशन चलता है, ठीक है। सबसे मेन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट सेकंड में स्टमक में होता है, ठीक है। तो स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है कहाँ, स्टमक में। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूसेस। तो अब गैस्ट्रिक जूसेस हम कौन कौन से पढ़ते हैं, हम लोग 3 जूसेस के बारे में पढ़ते हैं। एक हो गया HCl, ठीक है, यस HCl आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। HCl कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, बट यस वो हमारे पेट में, स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एक फंक्शन जो कि बुक में नहीं, वो एक नॉर्मल आप ये भी लिख सकते हो कि जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है, कि अगर कोई भी अनवांटेड जर्म्स आपकी बॉडी में आ गए हैं तो उसको किल करने में भी आपका HCl वर्क करेगा। HCl के अलावा जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो होगा, एक होगा पेप्सिन और एक होगा म्यूकस। तो पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया, और म्यूकस क्या है, वो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। कब, अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन है, जो HCl है वो हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है, तो उस वक्त क्या करेगा, म्यूकस एक इनर लाइनिंग बनाएगा, सो दैट जो HCl है वो हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके, हमारे स्टमक को हार्म ना कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो पेप्सिन आ रहा है, ठीक है, तो पेप्सिन को आप देख सकते हैं, एक चीज मैं रिलेट करूंगा यहाँ पर, ये पेप्सिन है हमारा, और यहाँ पर आएगा ट्रिप्सिन। दोनों का नाम अगर आप देखें तो दोनों का नाम एक जैसा है, ठीक है। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन दोनों को, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। स्टमक में पेप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आते हुए देखा है, ठीक है। आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें भी आप देखेंगे, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होते हैं उसी में आता है कि भाई बताओ पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक डिफरेंस तो आपको अभी दिख ही चुका है कि भाई ये स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस अभी खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, दोनों का नाम एक जैसा है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, दोनों का फंक्शन भी एक जैसा है। देखिए मैंने लिखा है डाइजेस्ट प्रोटीन, एंड यहाँ पर भी है डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा नहीं कि देखो अगर इसने डाइजेस्ट कर दिया तो ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली कोई चीज डाइजेस्ट यहाँ पर नहीं हो रही है। प्रोटीन यहाँ पर भी डाइजेस्ट हो रहा है, फिर प्रोटीन यहाँ पर भी डाइजेस्ट हो रहा है, और फिर आप यहाँ देखेंगे प्रोटीन इंटेस्टाइनल जूसेस भी डाइजेस्ट करते हैं। तो प्रोटीन 3 जगह पे डाइजेस्ट हो रहा है। अब फैट देखेंगे तो फैट तो 4 जगह पे होता है, ठीक है। फैट आपका बाइल जूस भी करेगा, एक्ट ऑन फैट, फिर बाइल सॉल्ट भी वर्क करता है, ब्रेक लार्ज ग्लोबुल्स, ये भी फैट का ही होता है, फिर लाइपेज भी आपका फैट पे वर्क करता है, और लास्ट में फैट पे इंटेस्टाइनल जूस भी वर्क करता है। तो 4 जगहों पे वर्क हो रहा है। तो ये कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पर प्रोटीन बोल रहे हैं डाइजेस्ट, और फिर दोबारा कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्ली वो फुली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं पेप्सिन की और ट्रिप्सिन की। तो इन दोनों का होता क्या है कि इन दोनों के नखरे होते हैं कुछ, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी आपका फ्रेंड जिसे कुछ ना कुछ नखरे होते हैं, या मुझे पार्टी में जाना है, या मेरे पास नए कपड़े नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा फेयरवेल में। तो कुछ ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो कि इनके नखरे होते हैं। तो पेप्सिन का नखरा होता है कि उसे फूड एसिडिक फॉर्म में चाहिए होता है। अगर फूड एसिडिक है तो वो एक्ट करेगा फैट प्रोटीन पे, वरना वो नहीं करेगा। एंड एग्जैक्टली कुछ सेम नखरा कौन दिखाता है, ट्रिप्सिन। बस ट्रिप्सिन क्या बोलता है, मेरा भी नखरा है, मुझे भी फूड कैसा चाहिए, कुछ अपने तरीके से चाहिए। तुझे चाहिए एसिडिक तो मुझे चाहिए एल्कलाइन, ठीक है। मैं अभी से बता रहा हूं आपको, यहाँ पर जो पेप्सिन है, पेप्सिन को जो फूड है वो चाहिए एसिडिक, और ट्रिप्सिन को चाहिए होता है एल्कलाइन, ठीक है। अभी से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये चीज है, ठीक है। तो कौन करता है इस एसिडिक जो फूड है उसको एसिडिक, HCl। तो HCl का एक काम आपने देख लिया कि वो जर्म्स को किल करने का काम आता है। दूसरा जो उसका काम है वो है कि जो फूड आ रहा है उसको एसिडिक बना दिया, सो दैट पेप्सिन डाइजेस्ट कर सके प्रोटीन को, ठीक है। थर्ड, म्यूकस में आपको बता चुका हूं, अंडर नॉर्मल कंडीशन म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्लियर। लिखा देखो, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक अंडर नॉर्मल कंडीशन। एंड देन जो फूड है वो आपका स्टमक से निकल आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। किससे, स्फिंक्टर मसल से, ठीक है। तो स्फिंक्टर मसल होती है आपके पास, ये कुछ ऐसी मसल है जिससे फूड एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा, वहां से वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप इसे वॉल्व्स की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, या फुटबॉल की तरह भी इमेजिन कर सकते हो कि जब आप हवा पंप करते हो तो जो हवा है वो फुटबॉल के अंदर चली आती है, लेकिन अगर पिन हटा देते हैं तो हवा वापस नहीं निकलती है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप प्रेशर करते हैं ओपन हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद अंदर चले आती है जो भी एयर होती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसे है कि फूड आपका जो होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, लेकिन वो वहां से वापस नहीं आता है, ठीक है।
अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है साइज डिपेंड्स ऑन द फूड वी ईट। हम लोग कैसा खाना खाते हैं उस पे डिपेंड करता है हमारा साइज, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमारा जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 5-6 मीटर के आसपास होता है। प्रॉपर्ली लिखना होता है 6 मीटर लिखना। 6 मीटर के आसपास हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है, लेकिन अलग अलग एनिमल्स का साइज अलग अलग होता है। उनकी फूड हैबिट्स क्या है, वो क्या खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ डियर की या काउ की, ठीक है, तो वो क्या है, वेजिटेरियन है, वो है हर्बीवोर्स, ठीक है, तो वो कुछ भी हर्बीवोर्स वाला खाएंगे, ठीक है, वेजिटेरियन खाना खाएंगे, तो उसके लिए उनको स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो बड़ा चाहिए होता है, वो लार्ज चाहिए होता है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट जो करना है वो करना है सेलुलोज, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको काफी ज्यादा लंबा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, उसके लिए उनको काव को जैसे लॉन्ग चाहिए। बट लायन की अगर हम बात करें जो कि कार्निवोर्स है, ठीक है, जो मीट खाता है, तो उसके इतनी जरूरत नहीं होती, वो एक शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी काम चला लेता है। तो आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो नॉन वेजिटेरियन है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मीट खाने को मुश्किल है या डाइजेस्ट करने में मुश्किल है। पेरेंट्स बोल रहे हैं यार सुबह भी खा रहा है और सुबह शाम को भी यही खा रहा है, नॉन वेज ही खा रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट करने में ऐसा कोई इशू नहीं है। आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, क्योंकि उसको मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है। अब पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं लिवर, पैनक्रियास और इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एब्जॉर्प्शन का है, बट मेनली क्या सिक्रीशन जो आएगा ऑर्गन्स का वो आएगा लिवर का सिक्रीशन, आएगा पैनक्रियास का सिक्रीशन। तो जो लिवर है वो दो चीज सिक्रेट करेगा, एक होगा बाइल जूस और एक होगा बाइल सॉल्ट। मैं आपको एक चीज पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, और वो है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का एक नखरा है, और वो नखरा है कि जो फूड है वो एल्कलाइन होना चाहिए। अब जो फूड आ रहा है वो कैसा है, एसिडिक, बट उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन करना जरूरी है ताकि आपका काम कर सके ट्रिप्सिन। अब ये करता कौन है, बाइल सॉल्ट, ठीक है, सॉरी बाइल जूस, बाइल जूस करेगा, ठीक है। तो बाइल जूस है जो फूड जो एल्कलाइन आ रहा है, सॉरी एसिडिक जो आ रहा है उसको एल्कलाइन में कर देगा, और साथ साथ में फैट पर भी एक्ट करेगा। तो दो छोटे छोटे काम हो गए इसके। एक काम क्या हो गया, जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना, और दूसरा फैट पे एक्ट करने का भी काम है, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपके पास बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो आपके फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या होता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करके, अगर आप मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ोगे तो आप देखते हो अगर आप एक स्फेयर को 10 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हो, रिकास्ट कर देते हो, तो होता क्या है कि उसका वॉल्यूम सेम रहता है, क्योंकि आप एक ही स्फेयर से 10 अलग अलग छोटे स्फेयर बना रहे हो, तो वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर कि सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करूं, अगर एक गुलाब जामुन की बात करते हैं, अगर आप घर में गुलाब जामुन बनाओ, आप एक पैकेट खरीद के लाते हो, ठीक है, उसका डो बनाते हो गुलाब जामुन के लिए, तो आप मान लो कि घर में मम्मी बनाती है तो 15 से 20 गुलाब जामुन बना देती हो एक पैकेट से। वो चाहती तो एक भी तो बना सकती थी, इतनी मेहनत अलग अलग में क्यों करनी। एक बड़ा सा गुलाब जामुन लिया, फ्राई किया, चाशनी में डाला, बस बढ़िया, उसे काट के केक की तरह काट के खा लिया। बट इश्यू क्या होगा कि जो अंदर है, अंदर तक चाशनी नहीं पहुंचेगी, अंदर से जो होगा वो कच्चा होगा। तो वही कुछ कुछ सेम कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करना क्यों जरूरी होता है, सो दैट जो एफिशिएंसी है एंजाइम की एक्ट करने की उस पर वो बढ़ जाए। जो फैट है वो बड़ा फैट है और छोटे छोटे ढेर सारे हैं, तो इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू छोटे छोटे ढेर सारे। और वही सेम कॉन्सेप्ट आपका खाने पे भी आता है। क्यों बोलते हैं खाने को चबा के खाना चाहिए, अगर आप ज्यादा नहीं चबा के खाओगे तो बॉडी को उस पर भी एक्ट करना पड़ेगा कि जो आपने फूड लिया उसको भी पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके उसमें से डाइजेशन चलेगा। बट अगर आप पहले ही उसको बहुत ज्यादा क्रश करके बिल्कुल प्योर फॉर्म में, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में अगर प्रोवाइड कर दोगे तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को आसान होगा, ठीक है। दोबारा आते हैं सेम टॉपिक पे कि जो आपके पास बाइल सॉल्ट है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों? ताकि उसकी एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक। नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास भी आपके पास एक ऑर्गन है जो दो एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। एक हो गया आपके पास ट्रिप्सिन, एक हो गया लैक्टेज। होपफुली ट्रिप्सिन जो है वो आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से, ठीक है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ आपके दूसरे डिफरेंस की। पहला डिफरेंस मैंने बता दिया था कि जो आपके पास पेप्सिन है वो स्टमक में है और जो ट्रिप्सिन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक फूड पे एक्ट करता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो अल्कलाइन फूड पे एक्ट करता है। तो आप दो डिफरेंस लिखिए, आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो गया। इवन 2 मार्क्स आएगा तो उसमें भी आप इतना लिखने के बाद इसमें भी थोड़ा सा इतना बता सकते हो कि हाँ कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या फंक्शन है, तो उसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जनरली मैंने जो देखा है इसे 1 मार्क्स में आते हुए देखा है। सेकेंड आता है लाइपेज। तो लाइपेज क्या है, जो फैट ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट, अभी उस इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करता है, ठीक है। जो बाइल सॉल्ट जो ब्रेक डाउन किया, ये इमल्सिफिकेशन होती है, वो सी इमल्सिफाइड फैट पे वर्क करता है कौन, लाइपेज। लास्ट जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इंटेस्टाइनल जूसेस में कौन कौन से जूसेस है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी बुक में कुछ नहीं दिया, हमें सिर्फ इतना देखना है इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। फूड में 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये 3 चीजें होती हैं। कभी आप जिम भी जाओगे और आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ भाई खाने में क्या लेना है, तब जाके आपको थोड़ा सा पता चलता है अच्छा खाने में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स कम कर देने हैं, प्रोटीन बढ़ाना है, बॉडी बनानी है तो फैट कम कर देना है, तब जाके थोड़ा सा फोकस करते हैं उन चीजों पे। बट जो भी खाना होता है देखो सब में विटामिन भी होते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं, बट मोस्टली ये 3 चीजें, और तीनों के तीनों आपको कैलोरीज प्रोड्यूस करके देती हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हें ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में ब्रेक किया जाता है। अब एमिनो एसिड्स क्या है, तो एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, मतलब एमिनो एसिड को मिला के प्रोटीन बनता है, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल, एक घर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ब्रिक। तो वैसे एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। थर्ड हो गया फैट। तो फैट जो है वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होगा या फिर ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ विलाई। तो विलाई क्या हुआ, तो विलाई स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं। अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन सिंपल ऐसा है और दूसरा एक केस ऐसा है कि जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे के विलाई प्रेजेंट है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा एब्जॉर्प्शन के लिए। भाई देखो खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है, अब उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है बॉडी ने। ऐसा नहीं है ना कि डाइजेस्ट कर लिया अब सारा का सारा एनएस के थ्रू बाहर कर देंगे। तो एक हो गया ऐसा और एक हो गया ऐसा। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि घर में अगर आप मुंह धोते हो, ठीक है, और एक आप सिंपल टी शर्ट से अगर मुंह पोंछने की कोशिश करो और या फिर एक टाल है आपके पास उससे मुंह पोंछने की कोशिश करो, ठीक है, तो क्या होता है कि आप टाल से बहुत आराम से पोंछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाल में बहुत छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो क्या करते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट जब भी आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो तो जो वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाए। तो कुछ वही सेम काम यहाँ पर विलाई करते हैं। तो जब फूड यहाँ से जा रहा होता है डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये तो ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो नहीं होता इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन जितना अच्छा यहाँ पर होता है। जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से टच होगा, हर जगह से टच होता जाएगा और विलाई क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो विलाई का अगर मैं थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसके अंदर यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये क्या होता है, ब्लड। तो दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। विलाई के अंदर है ब्लड, ठीक है। विलाई की जो मेम्ब्रेन है वो आप बोल सकते हो कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब ग्लूकोज साथ में होता है और यहाँ पर विलाई है, ठीक है, तो विलाई के अंदर ब्लड है तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर चले जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और विलाई के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें ग्लूकोज की लो कॉन्सेंट्रेशन है। आपको पता है हाई टू लो मूव होता है, तो ये चीज इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया कि कैसे विलाई वर्क करते हैं और क्या उनका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी विल बी यूज्ड टू मेक और रिपेयर सेल। कौन सी एनर्जी? ये वो एनर्जी है जो हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, उसके बाद हमारे जो सेल्स हैं उन सबको ग्लूकोज प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन मिला, रिएक्ट कराया, एनर्जी मिली। तो वो जो एनर्जी मिली उससे वो चाहे तो नए सेल बनाए, ठीक है, और या फिर रिपेयर करे। हर सेल की एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आरबीसी है 120 डेज चलते हैं, 120 डेज उनका लाइफ स्पैन चलता है, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो क्या है, नए नए ब्लड सेल्स बनते रहने चाहिए, या फिर कोई ऐसे जो डैमेज हो चुके हैं तो उन्हें रिपेयर करना जरूरी है। लास्ट टॉपिक आता है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मेन मैं बता चुका हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन है, सेकंड मेन स्टमक है। लार्ज इंटेस्टाइन इतना ज्यादा मेन नहीं होता, लार्ज है, लॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर स्मॉल 6 मीटर्स में होता है
और लार्ज इंटेस्टाइन आपका अप्रॉक्स 1.5 मीटर होता है। इसमें मतलब लार्ज, लॉन्ग नहीं, ठीक है। लॉन्ग कौन सा होता है? स्मॉल होता है। बट क्या होता है? पतला होता है। जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है बट थोड़ा मोटा होता है, इस वजह से इसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर भी विलाय प्रेजेंट है, बट जो विलाय है वो मेनली क्या है? बहुत ज्यादा, जो इतने विलाय आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में है उससे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बट यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली किसका होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद जो आपके पास सॉलिड वेस्ट बचता है वो एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है, और वहां पर भी एक स्फिंक्टर मसल होती है, ठीक है। इजेक्शन थ्रू एनस रेगुलेटेड बाय एनाल स्फिंक्टर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो भी आपके पास एक स्फिंक्टर मसल यूज होती है, ठीक है। और जब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से एनाल स्फिंक्टर से फूड आपका बाहर एग्जिट किया जाता है, इजेक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होता है? आपके पास स्फिंक्टर मसल का यूज होता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।